हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अडोब फोटोशॉप क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है। और सेकेंडली हम अडोब फोटोशॉप को थोड़ा बहुत यूज़ करना भी सीखेंगे। सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं और गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्च करते हैं अडोब फोटोशॉप। यहाँ पे हमें अडोब फोटोशॉप मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है अडोब फोटोशॉप इज़ अ रास्टर ग्राफिक एडिटर डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय अडोब आईएनसी, यानी ये अडोब फैमिली का एक हिस्सा है फॉर विंडोज़ एंड मैक ओएस, यानी ये विंडो मैक दोनों में आप चला सकते हैं इजीली, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1988 बाय थॉमसन एंड जॉन कनॉल। 1988 में इसका पहला वर्जन आया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा वर्जन था, आप इसको थोड़ा बहुत अगर आप सर्च करना चाहे कर सकते हैं। और इसके आगे लिखा है सिंस देन दी सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नॉट ओनली इन रास्टर ग्राफिक एडिटिंग बट इन डिजिटल आर्ट एज अ होल। यानी कि फोटोशॉप में आप सिंपली कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, आपकी वो पिक्चर्स हो सकती हैं, डिजिटल आर्ट वर्क हो सकता है आपका कोई भी। और इसके अलावा आप इसमें रास्टर ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप अपनी एनिमेशन के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं, अगर आप एनिमेटर हैं उसके लिए। अगर आप फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और भी बहुत से काम आप अडोब फोटोशॉप पे कर सकते हैं। इवन कि आप पोस्टर भी यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ काम भी आप इस पर कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया अडोब फोटोशॉप जो है अडोब फैमिली का हिस्सा है। और इसको हमें जो है ऑफिशियल अडोब पे हम चले जाते हैं, जहाँ पे इसकी हम प्राइसिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। वैसे तो आप अडोब फोटोशॉप परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अडोब फोटोशॉप जो है अडोब जो है एक्चुअली वो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अडोब वालों का अपना कह लें कि यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ अडोब जो है। और जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसिंग अडोब की काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और उसके साथ साथ हमें अडोब जो इसकी एक तो प्राइसिंग हाई हो जाती है, और दूसरा यहाँ पे फिर पेमेंट मेथड का काफ़ी इशू आ जाता है। अब जैसे बात की जाए पेमेंट मेथड की, तो जो अडोब में कॉमनली पेमेंट मेथड हमें मिलता है वो पेपाल होता है, जो कि यहाँ पे आ सकता है लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पेमेंट मुश्किल हो जाती है। आपकी ट्रांजैक्शन में काफ़ी इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। यहाँ पे मैंने अडोब फोटोशॉप की प्राइसिंग को ओपन किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मंथली पैकेज है वो $32 है अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ, और इसको आप ईयरली भी परचेज करते हैं जो कि है $239। इसको आप $240 कह रहे हैं पर ईयर, जो एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर कोई बंदा नया इस फील्ड में है और फोटोशॉप को जस्ट लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतना हाई प्राइसिंग के इतना हाई सॉफ्टवेयर पर हाई प्राइस वाला सॉफ्टवेयर परचेज करना। अगर मैं डॉलर को पे किया में कन्वर्ट करूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली था $32, और जो कि पाकिस्तानी 70,000। और आप इसमें टैक्स वगैरह में भी इंक्लूड हो तो 7,500 रुपीज़ आप लगा लें। वो उतने का ये सॉफ्टवेयर आपको पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा इसके प्लान में, जिसमें आपको 100 GB क्लाउड स्टोरेज मिलेगी अडोब की, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, जो कि थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स आपको मिलते हैं। अडोब एक्सप्रेस मिलेगा, अडोब पोर्टफोलियो, अडोब फोन्स, बिहान्स, क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी, एक्सेस टू दी लेटेस्ट फीचर, फोटो एडिटिंग, कंपोजिंग, जो कि आम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको फोटो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कंपोजिंग में यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग अगेन वही एनिमेशन के लिए आप जो ड्राइंग वगैरह स्केच वगैरह ड्रॉ करेंगे। और इसके अलावा आप डिजिटल आर्ट वर्क जो कि आपके ड्राइंग और एंड पेंटिंग में ही आ सकते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइन में एज आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है या कोई और चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है वो कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, आपके पास एक्सेस है कि या आपके पास पेपाल है, या आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं तो कर लें।
ये ज़्यादा बेहतर है कि आप एक ऑथेंटिक ऑफिशियल जिसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर वो यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको क्रिएटिव क्लाउड के और बाकी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो असल वर्जन होता है, असल क्रैक के अलावा जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है आप कह लें, उसका यूज़ करने की एक फ़ील ही ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में और हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, हर बंदा नहीं परचेज़ कर सकता और हर बंदे के लिए परचेज़ करने के ऑप्शंस नहीं हैं। सो हम इसको क्रैक करते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आप इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ गेट इनटू पीसी। मैं इसको ऊपर ओपन कर लेता हूँ। ये एक इंतहाई अच्छी वेबसाइट है और इधर से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाता है, साथ वीडियो भी दी होती है और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का आपको क्रैक वर्जन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ से आपको ज़रा बच के रहना है। एक और वेबसाइट है गेट इनटू माई पीसी। ये जो वेबसाइट है ये सेम वैसी ही है जैसे गेट इन टू पीसी है। आप देख सकते हैं बहुत 19-20 का जो फ़र्क होता है वो है इन दोनों वेबसाइट्स में। इंटरफेस भी सेम है और बाकी चीज़ें भी तो लेकिन इसमें एक ये जो गेट इनटू माई पीसी है जिसके आगे आई लिखा हुआ है, इसमें ये है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा वायरस होता है। पहली बात तो ये आपका क्रोम ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने नहीं देता। लेकिन अगर बिलफर्ज आप सॉफ्टवेयर किसी तरह डाउनलोड कर भी लेते हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर जब रन करेंगे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपके कंप्यूटर में चीज़ें अजीब सी होने लग जाएंगी, क्योंकि वायरस अपना काम करेगा और जिसकी वजह से कंप्यूटर में फाइल्स बन जाएंगी कॉपीड और चीज़ें सही तरह नहीं होंगी, बार बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा। तो इससे आपको थोड़ा बच के रहना है। आपने हमेशा गेट इनटू पीसी वाली वेबसाइट यूज़ करनी है, ना कि गेट इनटू माई पीसी। इसको आई गेट इनटू पीसी भी कहते हैं कुछ लोग। तो इससे आपको थोड़ा बच के रहना है। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डॉप फोटोशॉप। यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो डॉप फोटोशॉप हो, डॉप इलस्ट्रेटर हो, डॉप एनिमेटर हो या कोरल ड्रॉ हो। कोई भी अडोब से हट के भी सॉफ्टवेयर हो, फिल्मोरा एक्स वगैरह हर चीज़ का सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी फ्री। यहाँ पे अब डॉप फोटोशॉप इसने हमें दे दिया है 2023 वाला वर्जन एंड ये सीसी वर्जन है। आपने जौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है कर लें, लेकिन मैं इस वक्त जो आगे आपको बेसिक सिखाऊंगा वो सीसी वर्जन की होंगी। सीसी वर्जन ये इसके और भी वर्जन होते हैं, जैसे CS6 वर्जन है और भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा वर्जन है। लेकिन जो सबसे बेहतर या कह लें जो कॉमनली यूज़ होता है वो सीसी वर्जन है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीसी वर्जन यूज़ करें। सीसी वर्जन यूज़ करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको इजीली यूट्यूब पे भी उसके बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। वैसे तो इनका इंटरफेस काफ़ी हद तक सिमिलर भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि आपको फिर डिफ़िकल्टीज़ आपकी बढ़ा देती हैं इसकी लर्निंग में। सो यहाँ पर 23 वर्जन भी मौजूद है। अगर आप ये वर्जन नहीं इंस्टॉल करना चाहते, आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, अगर आपको अपने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा नहीं है कि इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड हार्डवेयर चाहिए, तो आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर अडोब फोटोशॉप एलिमेंट 2023 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 GB रैम इन्होंने आपको रिकमेंड की है, लेकिन ये उसको 1 GB रैम फ्री चाहिए। यानी अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है या आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो और आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो 2 GB तकरीबन आपकी रैम तो विंडोज़ ऑक्यूपाई कर लेगी और 1 GB 2 GB जो बच जाएगी उसमें फ़ोटोशॉप को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके या तो 4 GB रैम वाला जो आपका सिस्टम है उसमें आप और ज़्यादा चीज़ें ना रखें, क्योंकि जब आप बेसिक यूज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चलते हैं, लेकिन जब आप एडवांस फीचर यूज़ करते हैं तो आपको लैग देखने को मिलता है और आपका जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर है वो बार बार लैग करता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाता है, क्लोज होता है, आपका सिस्टम भी हैंग होता है। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 4 GB रैम पे अगर आप चला रहे हैं तो लो पे जाएँ, और अगर आपके पास 8 GB रैम है तो उस पर जाएँ। ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए कुछ हद तक आपके पास। और जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, वैसे तो कोर टू ड्यू पे भी चल जाएगा, इसमें कोई
कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि i3 सेकंड जेन से ऊपर ही आप चूज़ करें अगर आप सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, या i5 में चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, i5 थर्ड, i5 फोर्थ जेन तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल हम अडोब फोटोशॉप CC 2017 वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लो है, और मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं जब हैवी इफेक्ट्स डालता हूँ तो सिस्टम लैग ना करे और ये सही चलता रहे। ये विंडोज़ का वर्जन है। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप ये मैक वाला वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है, अब 32 बिट और 64 बिट में बता देता हूँ। 32 बिट सिस्टम हो या 64 बिट, वो डिफरेंट होते हैं। सिंपली दिस पीसी में जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट है, 64 बिट है या 32 बिट। मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 बिट वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है तो आप पोर्टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको 32 बिट वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन पोर्टेबल ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो सेलेक्ट कर लें। फिलहाल मैं 23 वाला वर्जन बंद करता हूँ, और यहाँ पे देखें आप 64 बिट भी और 32 बिट भी, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो पोर्टेबल है उसको इंस्टॉल करें, और उसमें क्रैक करने का भी ज़्यादा इशू नहीं होता है। यहाँ पे रैम जो है एटलीस्ट 2 GB चाहिए, लेकिन रिकमेंड अगेन आपको करूँगा कि एटलीस्ट आपकी 4 GB रैम हो। प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कोर 2 ड्यू भी चल जाता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक बेहतर प्रोसेसर यूज़ करें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो लेकिन जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए। कुछ देर ये लोड होगा और उसके बाद आपके पास सेव वाला पेज ओपन होगा। फिर आप जहाँ सेव करना चाहें वहाँ कर लेंगे। एंड एक और चीज़ के जो फाइल आपके पास डाउनलोड होगी वो विंडोर में इंस्टॉल होगी। अगर आपको विंडोर का नहीं पता, मैं तो आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ विंडोर का। विंडोर एक एक्चुअली एक फाइल है जो जो बड़ी जो फाइल लार्ज फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस कर देती है, उनका साइज़ छोटा कर देती है। इसी तरह जो गेट इनटू पीसी वाले हैं वो आपको जिप फाइल यानी विंडोर की एक कंप्रेस्ड फाइल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप जब डाउनलोड करेंगे वो कुछ ऐसी दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखेंगी, ये इस तरह बुक्स होंगी और एक बेल्ट उनके इर्द गिर्द होगी, बुक टाइप फाइल जो भी आप कहना चाहें। तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है विंडोर। वो आप सिंपली गेट इनटू पीसी पे जाएं, विंडोर सर्च करें, और यहाँ से आपको विंडोर मिल जाएगा। यहाँ से विंडोर डाउनलोड कर लें, और इसको डाउनलोड करना इंतहाई आसान है। यहाँ पे मैक के लिए भी आपको मिल जाएगा, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपली ये डाउनलोड हो जाता है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाता है। ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके। जब ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, आपने एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप करना है कि अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देना है। अगर तो आप वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है वायरलेस का, और उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इंटरनेट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल फ़ोन की तरह। लेकिन अगर आप मेरी तरह इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली ये जो आ रहा है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पर क्लिक करें। आपके पास कुछ सेटिंग्स ओपन होंगी, थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ पे आ रहा होगा चेंज अडेप्टर सेटिंग्स ऑप्शंस। आपके पास एक नया कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन होगी। यहाँ पे जो ईथरनेट आ रहा है इस पर डबल क्लिक करें और आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से ये डिसेबल कर दें। आप देखेंगे कि मेरा इंटरनेट डिसेबल हो चुका है और इंटरनेट नहीं आ रहा फ़िलहाल। जब आप काम कर लें, इसको ऑन करना हो तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करें और ये खुद ही इनेबल हो जाएगा। फ़िलहाल इसको जब आप ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद आपने एक और स्टेप करना है कि अपना वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन आपने अपना ऑफ कर लेना। अगर आपको ये ऑप्शन सर्च करके नहीं आता तो आप सिंपली विंडो सिक्योरिटी सर्च कर लें। विंडो सिक्योरिटी ये आप सर्च करेंगे, यहाँ से इसको ओपन पे क्लिक कर लें। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लें वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन।
या फिर आप यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे सेकंड जो ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वो आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के नीचे लिखा होगा मैनेज सेटिंग्स, आपने इस पर क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें जो हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक सैम्पल सबमिशन और ये सारी आपने ऑप्शन जो हैं वो डिसेबल कर देनी है। आपने सिंपली डिसेबल पे क्लिक करना है और यस करते जाना है। इस तरह ये होगा कि आपका जो विंडो का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो उसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिसेबल कर दें। सिंपली यहाँ पे जाएंगे, जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हुआ होगा उस पर राइट क्लिक करें और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, डिसेबल कर दें। फिलहाल मैंने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसलिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। जब ये करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जो फाइल आपको मिलती है ये असल में इस पर क्रैक करने के लिए कुछ आपको पैच फाइल्स मिलती हैं साथ, जिनका बिहेवियर काफ़ी कह लें कि अजीब सा होता है। उस बिहेवियर की वजह से कंप्यूटर समझता है, जो विंडोज़ है वो समझता है कि या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कि वो एक वायरस है और वो उसको फ़ौरन डिलीट कर देता है विदाउट आपकी परमिशन के। तो वो फाइल डिलीट हो जाती है और फिर आप फाइल को अपने सॉफ्टवेयर को क्रैक नहीं कर पाते। सो इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप पहले अपने वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन या एंटीवायरस जो भी है उसको ऑफ़ कर दें। इंटरनेट ऑफ करने का इसलिए कहा गया है ताकि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो ताकि तो वो अपने सर्वर से मैच ना कर सके, डिटेक्ट ना कर सके कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो इसलिए उस वक्त के लिए आपको इंटरनेट ऑफ करना होगा। जब आपका इंस्टॉल हो जाए, रन हो जाए सॉफ्टवेयर, तो आप सिंपली उसको रन कर लें। एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड होगा वो वेबसाइट में भी दिया होता है और मैं भी बता देता हूँ। पासवर्ड जो है 123 है। इनके हर सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड है 123 होता है। ये एज अ सिक्योरिटी उन्होंने लगाया होता है जिसका फ़िलहाल मेरे नज़दीक तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह की फ़ाइल आएगी, इसमें जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाली जो फाइल है सेटअप की, इसको एक्चुअली में बोलते हैं डॉप क्रिएटिव क्लाउड, और इसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी अडोब को सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास अडोब क्रिएटिव क्लाउड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो साथ आपको दिया होता है, इंस्टॉल कर लें और उसके बाद फोटोशॉप के सेटअप को रन करना है और इंस्टॉल करना है। सो उसके बाद आपने बैक जाना है और क्रैक वाले वर्जन में आ जाना है। यहाँ पे आपने जो पैच फाइल होती हैं, ये पेंटर वाली फाइल या इसी तरह की सिमिलर फाइल्स आपको मिलती हैं, उस पर क्लिक करना है और पैच लगाने हैं। मैं फ़िलहाल इस वक्त पैच नहीं लगा रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट भी ऑन है और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन भी ऑन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जब इसको आप इसको रन करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिस पर नीचे आ रहा होगा ओपन। जब आप उस ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह सी ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी जैसे ड्राइव होती है, जैसे आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं वैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली आपने जिस पीसी पे उधर क्लिक करना है, सी में जाएंगे, उधर जो विंडोज़ खुली होगी और उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, अडोब में जाना है। अडोब का जो सा भी सॉफ्टवेयर आप क्रैक करना चाहते हैं उसमें जाना है, जैसे फोटोशॉप करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद जहाँ पे आपको सपोर्ट फाइल्स आ रही होंगी उसमें जाएंगे और एक फ़ाइल मिलेगी जिसका नाम होगा AMTDILL। वो सॉफ्टवेयर को जब आप उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसको आपने ओपन कर देना है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपका क्रैक हो जाएगा। इसी तरह और कोई पैच फाइल होगी उस पर भी आपने यही सेम काम करना है और आपकी फ़ाइल क्रैक हो जाएगी। फिर विंडोज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर 3 ऑप्शन मिलता है आपको ऑल ऐप्स का, यहाँ पे जाएंगे और पी के सेक्शन में या रिसेंटली एडिट ऐप्स में आपको फोटोशॉप मिल जाएगा। फिलहाल पी में मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं पी में मुझे फोटोशॉप नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन ए से शुरू हो रहा है, ये अडोब फोटोशॉप है, तो ए में आपको मिलेगा अडोब फोटोशॉप। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और आप रन कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लें फोटोशॉप। यहाँ पे आपको फोटोशॉप मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप रन हो जाएगी और उसके बाद आपकी ऐप एक बार रन हो जाए तो आप इंटरनेट भी ऑन कर सकते हैं, अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हैं और अपनी विंडोज़ की वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को भी ऑन कर सकते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की और इसके कुछ बहुत बेसिक टूल्स की। सो सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप रन करना है और आपके पास जो सबसे पहला इंटरफेस आएगा वो कुछ यूँ नहीं होगा। ये मेरी रिसेंट फाइल्स ओपन है।
वो कुछ यूँ होगा। और यहाँ पे जो आपको मिल रही हैं फाइल्स, ये वो फाइल्स हैं जो आपने रिसेंटली ओपन की होंगी। ये फाइल्स एक्चुअली यहाँ पे सेव रहती हैं ताकि अगर आपने कुछ रिसेंट फाइल्स दोबारा ओपन करनी हो तो आपके लिए आसानी हो। और यहाँ पे आप ऊपर इसको आपको व्यू चेंज कर सकते हैं, आप लिस्ट व्यू में जा सकते हैं और ये बॉक्स से आप इस तरह के व्यू में आ सकते हैं। और इसके अलावा जब आप लिस्ट व्यू में जाएंगे यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भी मिलेंगी, लास्ट ओपन के या कब ओपन हुई थी फाइल, साइज़ क्या है फाइल का, और ये फाइल कौन से टाइप की है, यानी पीएनजी, जेपीजी, फोटोशॉप पीएसडी फाइल या इलिस्ट्रेटर एआई फाइल जो भी हो। फोटोशॉप में की जो फाइल होती है यानी जो इसकी वो फाइल जहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं फाइल को, या इसकी सोर्स फाइल आप कह सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं पीएसडी फाइल। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं अगर ये मेरे पास एक मॉकअप है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये मॉकअप जो है ये पीएसडी फाइल थी। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे मेरे पास आ रही है वन के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है फ्यू सेकंड को। लास्ट ओपन 7.3 MB की फ़ाइल है क्योंकि ये सोर्स फाइल है, और यहाँ पे लिखा रहा है फोटोशॉप, और अगर आप लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा PST यानी कि फ़ोटोशॉप वाली फ़ाइल। मज़े की बात यह है कि आप अडोब फोटोशॉप में अडोब इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप अडोब इलिस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रॉ की जगह तो आप सिंपली अडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर वाली फ़ाइल भी यहाँ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली से हैं यानी कि अडोब। सो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जिस पीसी में जाएं, कोई भी एआई की फाइल ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ सिंपली ये वाली फाइल बिजनेस कार्ड वाली, और इसको जब मैं ओपन करता हूँ सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मुझे शो करवाता है। यहाँ पे मुझे पेजेस दिखा रहा है, इमेजेस दिखा रहा है, 3D में दिखा रहा है। इमेजेस में वो एक एक चीज़, आई डोंट नो इसमें क्या चीज़ दिखाएगा, लेकिन हम इसको पेजेस पे ही सेलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा आपके दो फाइल्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट जो फाइल में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपको फाइल का नेम दिखा रहा है, साथ एआई लिखा हुआ है यानी अडोब इलिस्ट्रेटर, क्रॉप टू यानी क्रॉप इसकी बाउंड्री बॉक्स तक रखना है, या आपने इसको अपना कोई साइज़ देना है, क्रॉप बॉक्स, ट्रिम बॉक्स वगैरह। और यहाँ पे इमेज का साइज़ आ रहा है जो कि 3.2 MB है। यहाँ पे विड्थ आ रही है जो कि सेंटीमीटर में, आप इसको चेंज करके पिक्सल्स और दूसरे किसी भी यूनिट में कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रही है जो कि 300 पिक्सल्स है, और मोड आ रहा है, इसको फिलहाल आपने कुछ नहीं चेंज करना। कलर की बिट डेप्थ आ रही है, फिलहाल आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, और इसको सिंपली ओके कर देना है। आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे दो फाइल्स आई थी लेकिन फिलहाल ओपन एक हुई है, वो इसलिए कि एक पे मैंने जो सी ओपन करनी थी मैंने वो सेलेक्ट की हुई थी। अब अगर मैं पहले फर्स्ट सेलेक्ट थी, अब मैं सेकंड को अगर सेलेक्ट कर देता हूँ और अगर मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ तो मेरे पास दोनों अलग-अलग फाइल ओपन होंगी। और याद रहेगी कोई एडिटेबल फाइल नहीं है, ये वो जो फाइल थी उसकी इमेज है। यानी अगर मैंने ये फाइल जो है ये एक्सपोर्ट करनी थी और फोटोशॉप में ओपन करनी थी तो मुझे ये नहीं ज़रूरत कि मैं इसको ओपन करूं, इलिस्ट्रेटर को ओपन करूं, वहां से एक बार इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करवाऊं और इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट करवाऊं, फिर फोटोशॉप ओपन करूं, फोटोशॉप में वो फाइल ओपन करूं, तो मैं सिंपली अडोब इलिस्ट्रेटर की वो एआई फाइल ओपन कर सकता हूं। आपने देखा था जब मैंने इमेजेस ओपन किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं यानी कि जो आपकी पूरी फाइल होती है, यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं यानी कि जो इमेजेस मैंने इसमें यूज़ किए हैं थे। इसमें अब मैंने इलिस्ट्रेटर की एआई फाइल में ये 3 इमेजेस यूज़ किए थे जो कि मैंने ये सिंबल्स इंपोर्ट किए थे। ये वो दिखा रहा है, और अगर कोई 3D का काम होगा तो ये वो भी ऑप्शन अलग से देगा। अगर मैं इमेजेस करता हूँ और ओपन करता हूँ तो मेरे पास वो इमेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये भी एक मुझे बेनिफिट मिलता है। इस तरह आप के लिए एक काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। याद रहे जो भी फाइल सेव होगी वो रिसेंट में शो होगी, यहाँ पे बाकी फाइल्स शो नहीं होंगी। इसके अलावा रिसेंट फाइल के अलावा आपको सीसी फाइल्स का भी ऑप्शन मिलता है। ये एक्चुअली तब काम करता है जब आप एक सॉफ्टवेयर जो है इनका है ऑफिशियली परचेज करेंगे, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे।
क्योंकि ये क्रैक वर्जन है और इसमें हमें साइन इन नहीं करते, क्योंकि साइन इन करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट हो जाएगा और आप फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते 7 दिन से ज़्यादा, 7 डेज ट्रेल पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ फीचर्स हैं जैसे क्रिएटिव क्लाउड के फीचर्स हैं और सिंक करने वाले कुछ फीचर्स हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम साइन इन नहीं कर रहे और ऑफिशियल यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है जो अगेन आपको तभी शो होती हैं जब आप वर्क स्पेस में आते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाता है जो कि आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप साइन इन करेंगे, तो फिलहाल हम इस वक्त ये भी नहीं यूज़ कर सकते। मैंने आपको ओपन का बता दिया, यानी कोई भी आपने इमेज या कोई भी चीज़ ओपन करनी होगी तब आप ओपन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी तो आप सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे या फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर लें या कंट्रोल एन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें, तो तीनों सूरतों में आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट आ रहा है, रिसेंट में जो भी आपने फाइल रिसेंटली ओपन की होंगी अपने फॉर्मेट बना के वो आ जाएंगी। सेव्ड में वो फाइल्स आ जाएंगी जो आप फाइल सेव करेंगे। फोटोज़ में आपको कुछ जो प्रीसेट्स होते हैं कॉमन वो मिल जाएंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ मिल जाएगा आपको, लैंडस्केप साइज़ मिल जाएगा और लैंडस्केप 4x6 का, और इस तरह पोर्ट्रेट में कुछ डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रिंट में जाएंगे तो आपके पास प्रिंट के कुछ प्रीसेट होंगे जिसमें लेटर आ जाएगा, A4 आ जाता है, A6, A5, A3, B5, B4, B3, C4, C5, C6, DL, आपको डिफरेंट साइज़ मिल जाएंगे और इसकी डिफरेंट सेटिंग होगी जो कि कॉमनली यूज़ होती है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में आपको कुछ मिल जाएंगे प्रीसेट जो कि डिजिटल आर्ट वर्क में यूज़ होते हैं, यानी अगर आपने कुछ आर्ट या फिर कुछ डिजिटल आर्ट आप कह लें या कोई पेंटिंग डिज़ाइन करनी है तो आप यहाँ से प्रीसेट्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं ओपन कर सकते हैं। वेब के आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। मोबाइल इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल के कुछ प्रीसेट है जिसमें iPhone 6 Plus, iPad Pro, iPod Retina, एंड्रॉयड 1080p, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 4 और इसी तरह iPhone 5 और बहुत से डिफरेंट आपको मिल जाते हैं प्रीसेट। फिल्म एंड वीडियोस में आपको फिल्म के प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिसमें 90 HD TV 1080p है, जिसमें एक HD आपके पास फाइल ओपन होती है जो कि 1920x1080p है, यानी पिक्सल 72 रेजोल्यूशन है। फिर HDV या HDTV आपको मिल जाता है, HDV मिल जाता है और इसी तरह आपको 4K 8K 2K और भी बहुत से डिफरेंट प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई एनिमेशन के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि आपने फिर अपनी वीडियो में यूज़ करना है, तो आप ये प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम रिसेंट पे आ जाते हैं और रिसेंटली मैंने 1920x1080p की यानी पिक्सल्स की फ़ाइल ओपन की थी और सबसे पहले आपके पास नाम आ जाता है, जो भी आपने नाम रखना है फ़ाइल का वो रख लें। जैसे फ़िलहाल मैं इसका नाम रख रहा हूँ ट्यूटोरियल, और ये जो आपके पास साइट पे है ये इसको इस फाइल बनाने से पहले ही सेव करने के लिए, यानी कि अगर आप कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप पहले ही फाइल्स बना के सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव प्रेजेंट कर देंगे तो आपके पास ये सेव्ड में आ जाएगी और उसके बाद आप इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम रिसेंट में आ जाएं या सेव्ड में आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, इसको सेव एज प्रेजेंट करके आप सेव में से जाके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको विड्थ मिल जाती है ऑब्जेक्ट की, सॉरी डॉक्यूमेंट की, यहाँ पे हाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल यूनिट यूज़ करें, बाकी यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है पिक्सल यूज़ करें, क्योंकि जब भी आप कोई साइज़ गूगल करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब थंबनेल साइज़ गूगल कर लेता हूँ, यूट्यूब थंबनेल साइज़, और यहाँ पे मेरे पास 1280x720 आ रहा है और इसमें आप देख सकते हैं आगे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि ये पिक्सल्स में है। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पिक्सल्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इमेज में भी उन्होंने 720 पिक्सल्स लिखा हुआ है, क्योंकि जो कॉमनली यूनिट यूज़ होता है जिसको हर कोई यूज़ करता है वो पिक्सल्स होता है, और जब भी यहाँ पे कोई यूनिट ना लिखा हो तो आप समझ जाया करें ये पिक्सल्स में है फाइल। इसलिए आपके लिए फिर काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, आपको बार बार यूनिट में कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती कि पिक्सल सेंटीमीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर से पिक्सल में क्या होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन सब झंझट से बचने के लिए आप पिक्सल यूनिट यूज़ करें। यहाँ पे आपको साइड पे ओरिएंटेशन मिल जाती है जो कि पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप।
इसका मैं आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पोर्ट्रेट जो फाइल होती है उसमें आपके ऑब्जेक्ट की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती, पोर्ट्रेट साइज में विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एक लंबाई में ज़्यादा होगा और उसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई होगी वो कम होगी। और जो लैंडस्केप मोड होता है उसमें आपके ऑब्जेक्ट की जो होती है विड्थ वो ज़्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने लैंडस्केप में स्विच किया तो विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट ऑटोमेटिकली कम होगी जो मैंने पुट की थी वैल्यू। सो साथ ही आपको एक मिल जाता है आर्ट बोर्ड का ऑप्शन। आर्ट बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जैसे अडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जो भी आप यूज़ करते हैं उधर आप देख सकते हैं कि जब आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक वाइट सा बैकग्राउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड, यानी जो आपका वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी आप उसमें से कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं डब्ल्यू इलस्ट्रेटर में तो आपकी अगर ट्रांसपेरेंट फाइल है तो उसमें वाइट एरिया फिल हो जाता है। वो जो वाइट एरिया फिल होता है वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप आर्टबोर्ड यूज़ कर रहे थे और आर्टबोर्ड होता है वाइट कलर का। और अगर आप अडोब फोटोशॉप में भी आर्टबोर्ड यूज़ करोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो वाइट हो जाएगा और ना कि ट्रांसपेरेंट होगा। वाइट होने की वजह से जब भी आप कोई ट्रांसपेरेंट फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। इलिस्ट्रेटर में भी वाइट बैकग्राउंड के साथ ही एक्सपोर्ट होती है, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक अलग ऑप्शन होता है। लेकिन फिलहाल हम अभी एडोब फोटोशॉप को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर आपने ट्रांसपेरेंट फाइल्स बनानी है तो आप सिंपली आर्टबोर्ड से अनचेक कर लें और नीचे आपको रेजोल्यूशन दी गई है जो कि फिलहाल 118.11 रेजोल्यूशन है। ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट सेट कर लेता है जो भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ। और साथ ये दिया गया है पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। फिलहाल इसको पिक्सल्स पर सेंटीमीटर रहने दें। कलर मोड आरजीबी है, ये मैं आपको बता दूं, तीन कलर मोड यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ होते हैं जिसमें ग्रे स्केल है, आरजीबी कलर मोड है और एसएमवाई के। आरजीबी जो होता है वो जो भी चीज़ आपने स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, यानी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं चाहे वो पोस्टर है, चाहे वो कोई स्केच है या कोई डिजिटल आर्ट वर्क है, वो आपने अगर स्क्रीन पे रखना है यानी आपकी स्क्रीन पे नज़र आना है, वो आपने कभी भी प्रिंट नहीं करवाना, वो आपने उसका प्रिंट नहीं निकलवाना, आपने उसको स्क्रीन पे यूज़ करना है तो आप आरजीबी कलर लेंगे। ये थोड़े ब्राइटेस्ट कलर होते हैं। और अगर आपने जो आर्ट वर्क है वो प्रिंट करवाना है तो एसएमवाई के मोड लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्क काम है वो ब्लैक एंड वाइट में नजर आए तो आप ग्रे स्केल मोड ले सकते हैं। फिलहाल मैं आरजीबी कलर मोड ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन के लिए जो भी चीज़ कर रहा हूँ करूँगा। और साथ आप कलर की बिट ले सकते हैं, यानी कितने बिट डेप्थ होगी कलर की। फिलहाल मैं 8 बिट ले रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन इससे आपकी फाइल का साइज़ मज़ीद बढ़ेगा। उसके अलावा आपके पास साइड पे आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट्स, यानी बैकग्राउंड में आपने क्या फिल करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, ब्लैक बैकग्राउंड रखना है, वाइट रखना है या फिर अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट करना है कस्टम। इस पे आप जौन सा भी कलर रखना चाहें आप बैकग्राउंड में रख सकते हैं। फिलहाल मैं ट्रांसपेरेंट फाइल ले रहा हूँ। और एडवांस ऑप्शन में आपके पास आ जाते हैं कलर प्रोफाइल और पिक्सल रेशो। फिलहाल जो आपके पास ये इस ऑप्शन को आप ना छेड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें। जो वर्क इसमें चलें इसका भी आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें वर्किंग आरजीबी एसआरजीबी है या फिर अडोब की आरजीबी यूज़ करनी है, एप्पल की कलर मैच की आरजीबी या इमेज पी3, और भी बहुत से ऑप्शन है लेकिन इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं वर्किंग आरजीबी पे। नीचे आपके पास पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो है जो कि स्क्वायर पिक्सल्स हम रखेंगे। हम पिक्सल्स के यानी जो पिक्सल्स हैं वो हमारे स्क्वायर में होंगे। जैसे ही आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर में जब आप ज़्यादा जूम इन करते हैं तो हमारे पास बॉक्सेस बने आ जाते हैं इमेज के छोटे छोटे, जब हम ज़्यादा जूम इन करते हैं पिक्चर में। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो स्क्वायर पिक्सल्स होता है। और जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। ये जो इस तरह का जब आपके पास बैकग्राउंड हो, यानी हल्के लाइट ग्रे से बॉक्सेस और वाइट से एक चेक सा बना हो, वाइट एंड लाइट ग्रे चेक बना हो, तो उसका मतलब होता है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसमें जाएंगे
फाइल ओपन करेंगे कोई भी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अभी आपको लग रहा हो कि बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है। एक्चुअली मेरे जो सिस्टम है उसमें डार्क मोड ऑन है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। लेकिन अगर सिस्टम में लाइट मोड होगा तो ये बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। यानी जो भी बैकग्राउंड में सिस्टम का होगा कलर, या जिस भी बैकग्राउंड पे आप इसको रखेंगे वो उसके मुताबिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको अपने डेस्कटॉप पे रखता हूँ, ये फिलहाल काफ़ी छोटे साइज़ की इमेज है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैग्नीफाइन पे मैं जब क्लिक करता हूँ और इसको ज़रा जूम इन करते हैं, आप देख सकते हैं। उप्स, कुछ ज़्यादा जूम इन हो गया आई थिंक सो। ये आ गया हम। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो बैकग्राउंड है अदर देन ऑब्जेक्ट वो अब मेरे डेस्कटॉप जैसा लग रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है उसका, इमेज का। इसको फिलहाल बंद करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके अब हम थोड़ा सा अडोब फोटोशॉप का ओवरव्यू ले लेते हैं। अडोब फोटोशॉप में सबसे पहले जो हमारे पास टूल मोस्टली यूज़ होता है वो मूव टूल है। मूव टूल को अगर आप मूव टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो वी दबा लें सिंपली अपने कीबोर्ड से, या फिर आप अपने लेफ्ट साइड पे ये टूल बार आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर जो टूल है ये ही मूव टूल है। इसको आप जाके क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल से पता लग रहा है इसका काम सिंपली ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। जो चीज़ें होंगी वो मूव अगर आपने करनी है तो आप मूव टूल यूज़ करेंगे। और आपको मैं कुछ चीज़ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और सेकेंडली जो भी हम चीज़ अडोब फोटोशॉप पे डिज़ाइन करते हैं वो हम लेयर्स पे डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम मतलब अगर मैंने कोई चीज़ डिफरेंट डिज़ाइन करनी है, एडिटेबल कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, मैं चाहता हूँ मेरा उस पर फुल कंट्रोल हो, तो मैं उसको डिफरेंट लेयर्स पे डिज़ाइन करूँगा, जो कि एक बेहतर प्रोफेशनल वे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक चीज़ डिज़ाइन की, लेकिन क्योंकि मेरी यहाँ पे लेयर सेलेक्ट है, अगर मैं लेयर डिसलेक्ट कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड, क्योंकि हम हमेशा लेयर्स पे ही काम करेंगे। सो ये मैंने एक रैंडम सी शेप डिज़ाइन कर ली है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कलर की एक और नई जो है शेप डिज़ाइन करूँ, तो मैं सिंपली फोरग्राउंड यानी फ्रंट वाला कलर लूँगा जो कि मेरा यूज़ होगा हमेशा। और इस तरह अगर मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करूँगा तो अब अगर मैं मूव टूल लूँगा, सो ये मैं जो ब्लैक और रेड कलर दोनों हैं इन दोनों को एक साथ मूव कर पा रहा हूँ मैं। ये अगर चाहूँ कि मैं इनको डिफरेंटली मूव करना चाहूँ मैं वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि जो मूव टूल है वो हमेशा जो लेयर होती है उसको पूरा मूव करता है एक साथ, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको डिलीट करते हैं, जब आप ये लेयर पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ, एक लाइन जो रेड की है वो लगा देता हूँ इस तरह। अब मैं फोरग्राउंड कलर यानी फ्रंट वाला जो हमारा हमेशा यूज़ होता है वो करता हूँ। अगर मैंने क्या नाम है कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली जो जो फोरग्राउंड कलर है उसके अलावा जो दूसरा होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, मेरा बैकग्राउंड कलर जो है फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ, और सॉरी वाइट कलर नहीं, मैं न्यू लेयर लेता हूँ और वाइट कलर कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को डिफरेंटली एडजस्ट कर सकूँ तो मैं सिंपली वी टूल लूँगा। जब मैं लेयर 2 सेलेक्ट करूँगा तो मेरे लेयर 2 पे जो ऑब्जेक्ट है यानी वाइट कलर वो मूव कर सकता हूँ मैं। जब लेयर 1 पे जाऊँगा तो मैं अपना जो लेयर 1 पे ऑब्जेक्ट है यानी रेड कलर उसको मूव कर सकता हूँ। सो ये पर्पज़ है। और हम एक और चीज़ मज़े की ये कर सकते हैं कि जैसे अब जो वाइट वाला है वो रेड कलर को छुपा रहा है, रेड ऑब्जेक्ट को जो आप कह लें कि उसको छुपा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वाइट जो है वो बैकग्राउंड पे जाए और रेड जो है वो फ्रंट पे है। तो मैं सिंपली लेयर 1 को उठा के 1 के ऊपर रख दूंगा, सिंपली मैं इसको पकड़ूंगा होल्ड करके रखूंगा और ऊपर मूव कर दूंगा। सो अब जो मेरा वाइट कलर है वो बैक पे आ जाएगा और रेड फ्रंट पे। तो इस तरह भी हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी जो
अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का मैं आपको समझा दूं। जो फोरग्राउंड कलर है वो हमेशा तब सिलेक्ट होगा जब आप जो आपका फ्रंट कलर है एक तरह से ये तब यूज़ होगा जब आप तब यूज़ नहीं मेरा कहने का मतलब है जब आप कोई ब्रश टूल लेंगे और अगर पेंटिंग कोई करना शुरू करेंगे तो हमेशा जो कलर आपके फोरग्राउंड में है वो यूज़ होगा, कभी भी बैकग्राउंड कलर वाला यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे यानी बैकग्राउंड कलर वाला फोरग्राउंड पे आ जाएगा तो आप उसके बाद अपना दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए है कि आप कलर स्विच आसानी से कर सकें। जो अगर आप दो कलर यूज़ करें, इसी एक शॉर्टकट की भी है जिसका नाम जो कि एक्स है। जब हम एक्स प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एक्स प्रेस किया, रिप्लेस, फिर रिप्लेस, फिर रिप्लेस। तो इस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको कलर्स और लेयर्स के बारे में बता दिया। वी से आप सिंपली मूव कर सकते हैं और ये हमेशा वी टूल पूरी लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे उनको मूव करेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट लेयर पे डिज़ाइन करें। इस तरह आपका फुल कंट्रोल रहेगा अपने आर्ट वर्क पे और आप हर चीज़ सिंपली चेंज कर सकते हैं आराम से अपने ड्रॉ करने के बाद भी। वरना एक बार अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आपको पास अंडू का ऑप्शन होगा और उसके बाद दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, आप उसको कस्टमली नहीं बना सकते। फिलहाल मैं ये दोनों लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ। और हमेशा आप सारी लेयर्स नहीं डिलीट कर सकते। जैसे लेयर 2 अभी सिर्फ है, मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ और डेल भी जो है वो ब्लर हो गया है क्योंकि हमेशा एक लेयर आपके वर्क एरिया पे रहती है। सो इसलिए जो लेयर डिलीट करनी है, एक नई लेयर बनाए और पुरानी लेयर डिलीट कर दें। इसको रीनेम करके हम अगेन 1 का नाम दे देते हैं। जो नेक्स्ट टूल है वो सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल जो है, जैसे अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर जानते हैं तो अडोब इलस्ट्रेटर में जैसे एक सिलेक्शन टूल होता है वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता है या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ वाला सिलेक्शन टूल बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो भी इमेज होगी, जो भी ऑब्जेक्ट ओपन होगा उस पर आप एक सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे। यानी जैसे मैं अगर ये ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी प्रीसेट दिया हुआ है अडोब फोटोशॉप में। मेरे पास वो एक वहाँ पे एक इस तरह की बाउंड्री आ जाएगी और उस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया होगा मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाहर जो भी एरिया होगा उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता या सेलेक्ट नहीं कर सकता कह लें। और मैं आपको बल्कि एक ऑब्जेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपली ओपन पे क्लिक करें और मैं अगर यहाँ से मैं आपको यही बिजनेस कार्ड या ये बिजनेस कार्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। बल्कि नॉट दिस, मैं आपको एक और फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। जो कि आगे फिर हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे ये बिजनेस कार्ड का मॉकअप है और इस पर ये बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हुआ पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए तो मैं सिंपली सिलेक्शन टूल लूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सराउंडिंग है वो कम हो जाए और जो मेन एरिया है उसको मैं यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं सिलेक्शन टूल, नॉट दिस, यहाँ पे लेयर के साइड पे एक लॉक आ रहा है क्योंकि जब भी हम कोई इमेज या कोई चीज़ ओपन करते हैं वो बैकग्राउंड फाइल होती है और बैकग्राउंड फाइल हमेशा लॉक होती है। इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और इसको अनलॉक कर लें। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके पास जो है इस ऑब्जेक्ट के जो मतलब बाहर एक्स्ट्रा एरिया है वो आप उसको हटा के जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको एक बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट कर लें। आप सिंपली सिलेक्शन टूल लेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास वी टूल जो है उसको लें और उसके बाद इसको क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट को वहाँ से कट कर दिया है क्योंकि जो सिलेक्शन थी वो हमने यूज़ की थी। या अगर आप ये नहीं करना चाहते, सॉरी, तो आप सिंपली कंट्रोल सी करें और अपने जो डॉक्यूमेंट फाइल है, मैं यहाँ जाके पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे ये फाइल पेस्ट हो जाएगी। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो यूनिफॉर्म लीवो ऑब्जेक्ट इमेज को रिसाइज करेगा, टिक करेंगे और ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और शेप में सिलेक्शन लें, जैसे कि सर्कल में आपके पास अवेलेबल है, आप सर्कल में सिलेक्शन ले सकते हैं, आप लाइन में सिलेक्शन ले सकते हैं तो रो में, और आप इस तरह कॉलम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप लेना चाहें सिलेक्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे जब भी मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो ये सिलेक्शन, अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आई है, ये याद रहे सिलेक्शन रीसाइज नहीं हो सकती, यानी मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इसको मूव ज़रूर कर सकता हूँ। कभी भी इसको वी टूल से मूव नहीं करना, क्योंकि उसके बाद ये मूव टूल से आप अगर इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह उसको वहाँ से कट करके मूव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन थोड़ी सी मूव करे ना कि इमेज पीछे से कट होके मूव हो। सो मैं सिंपली सिलेक्शन टूल लूँगा, जो मेरा सिलेक्टेड एरिया उस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ये होगा, इस तरह मूव करेगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करें, डीसेलेक्ट पे क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दें कीबोर्ड से, दोनों तरीकों से, या फिर साइड पे कहीं खाली जगह पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से डीसेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन ली है इसके इन्वर्सली बाकी सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाए, तो मैं राइट क्लिक करूँगा सिलेक्शन के अंदर और इन्वर्स पे क्लिक कर दूंगा, तो अब जो एरिया है मेरा वो सिलेक्ट हुआ है जो आउटसाइड है। जैसे अगर मैं वी टूल लेता हूँ और मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आउटसाइड एरिया था वो सिलेक्ट हुआ हुआ है अब। और सिलेक्शन टूल का एक और मज़े का आपको फीचर बता दूं, जैसे सिलेक्शन टूल जो मैंने ली हुई है, अब ये भी याद बात रखी जाए, जो भी आपका काम होगा वो इसी सिलेक्शन के अंदर होगा, सिलेक्शन से बाहर कोई काम नहीं आपका हो सकता। जैसे अगर आपने इमेज इरेज करनी है, इरेज टूल ले लेते हैं उसके लिए हम। वो जो है सिलेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं इरेज हो रही है। जब मैं सिलेक्शन से बाहर जाता हूँ, साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो वो इरेज नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो है सिलेक्शन ली हुई है उसी के अंदर काम होगा। इरेज टूल से ये होता है कि आपकी इमेज इरेज हो जाती है, जो कि सिंपल इरेज का काम होता है, और आपका बैकग्राउंड यानी ट्रांसपेरेंट है या जो भी है वो शो होने लग जाता है। और अगर मैं ब्रश टूल लूँ, अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ तो वो भी सिलेक्शन के अंदर ही ड्रॉ होगा, सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएगा। ये सिलेक्शन टूल का फीचर है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नई फाइल लेते हैं, दोबारा इसी को मैं ओपन करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्रॉप करूँ, यानी कि मैं सिर्फ ये जो कार्ट फ्रंट पड़ा हुआ है, कार्ट का फ्रंट एरिया, इसको मैं क्रॉप करूँ, बाकी सारा एरिया कोई ना आए, बैकग्राउंड यानी क्रॉप हो जाए सारा, तो मैं सिंपली इसके नीचे यहाँ पे लासो टूल आपको मिलेगा, वो ले सकता हूँ। लेकिन लासो टूल जो होता है वो एक रैंडम टूल होता है, आपके माउस की तरह रैंडम बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन या इस तरह नहीं बनाता। आप अगर कोई रैंडम सिलेक्शन लेना चाहें तो उससे आप ये लासो टूल यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वही काम करेगा जो बाकी ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल या सर्कल सिलेक्शन टूल कर रहा था। लासो के अलावा आपको मिल जाता है पॉलीगॉन लासो टूल। इसका ये एक फ़ायदा होता है कि आप ये काम लासो टूल की तरह फ्रीली करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। और अगर आप कर्व में करना चाहें तो आपको छोटे छोटे इस तरह कर्व में करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अगर आपका इस तरह है और आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ये एस्केप की दबाएं तो आपका ये छोड़ देगा सिलेक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल को, इसको नहीं बल्कि इस सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह सिंपली जाऊँगा और छोटी छोटी जगह पे इसको सेलेक्ट करता जाऊँगा, ये हल्की हल्की खुद ही कर्व में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ से ये अब कर्व में हो रहा है, लेकिन अगर मैं सीधा ले जाऊंगा इसको तो ये कर्व में नहीं आएगा, ये स्ट्रेट आएगा। छोटी छोटी सिलेक्शन से आप इसको कर्व में ला सकते हैं। इसको कंट्रोल डी करते हैं। फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट दबा यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेट नहीं है तो शिफ्ट ना दबाएं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा कार्ड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसमें कोई ब्रश से कुछ चीज़ ड्रॉ करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, कुछ इरेज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, इसको अगर मूव करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। ये काम था पॉलीगॉन लासो टूल का। एक मैग्नेटिक लासो टूल भी है, ये जो है कलर्स के साथ कलर्स के डिफ्रेंसिएशन से मैच करके आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता जाता है। ये बेसिकली एआई पे बेस करता है और ये बेहतर तभी काम करता है जब आपके कंप्यूटर के स्पेक्स थोड़े बेहतर हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लैक और पीछे वाइट है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये
मैं अगर ऊपर भी जाता हूँ तब भी ये ऑटोमेटिकली ब्लैक पे जब मैं फेरूंगा ये खुद ही एक सिलेक्शन बनाता जाएगा बाउंड्री पे जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। सो ये इस तरह से आपकी एक बना देगा क्विक सी। लेकिन ये इस पे आपका फुल कंट्रोल नहीं होता। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ना यूज़ करें अगर आपका एआई सही काम नहीं कर रहा। मैग्नेटिक लासो टूल के अलावा आपके पास नीचे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल है। क्विक सिलेक्शन आपका इस तरह काम करता है कि ये जो है आपका एरिया को प्लस करता जाता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, ये एक सिलेक्शन इसने रैंडम सी ले ली कलर वाइज, क्योंकि ये कलर को ही डिटेक्ट करके थोड़ी बहुत सिलेक्शन बढ़ाता जाता है। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ये सिलेक्शन बढ़ा देगा, और अगर मैं ज़्यादा ऐड करूंगा तो ये सिलेक्शन को ज़्यादा एक्सटेंड कर देगा। जैसे यहाँ तक सिलेक्शन है, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये थोड़ी सी बढ़ा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा वो पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। सो इस तरह आप कलर के बेस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से लगे सिलेक्शन ज़्यादा हो गई है, मुझे वो नहीं चाहिए थी, तो डोंट वरी, सारे को डिसलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस पर ऐड का साइन है, जिसका मतलब है ये सिलेक्शन ऐड करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सिलेक्शन माइनस हो तो आप ऑल्ट को प्रेस करके रखें और फिर क्लिक करें तो ये सिलेक्शन माइनस कर देगा। अगर आपको साइज़ बड़ा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे साइज़ इसका बड़ा है, सिंपली तब आप ये करें कि अपने कीबोर्ड से जो कर्ली ब्रैकेट है उसको लेफ़्ट वाली से स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से छोटा होता है और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट से बड़ा होता है। सो स्टार्टिंग वाली से इसको छोटा करते हैं, ऑल्ट दबाते हैं और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सो इस तरह से आप इसको ऐड और माइनस कर सकते हैं। सो इसको कंट्रोल डी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड जो है वो सिंपली कलर जो जहाँ पे सेम होते हैं उसको सेलेक्ट कर लेता है। जैसे मैंने इसको जब सेलेक्ट किया तो इसने जो ग्रेश कलर में सारा कार्ड था वो सिलेक्ट कर लिया, ये वाइट वाला भी नहीं सेलेक्ट किया, और इसके एक अच्छी सी सिलेक्शन जल्दी से बना दी, जिसको अगर मैं मैनुअली पॉलीगॉन लासो टूल से अगर करने बैठता तो काफ़ी टाइम लगता। जैसे अगर ये वाइट एरिया इसको मैं करता हूँ तो वो वाइट एरिया की सारी सिलेक्शन ले लेगा और उसके अलावा जो एरिया को डीसेलेक्ट कर देगा। सो मैजिक वॉन्ड टूल इस तरह काम करता है। और अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी हो, इसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, या यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये ग्रे भी साथ सेलेक्ट हो, मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा, यहाँ पे सिलेक्शन टूल के साथ ऐड का साइन आ गया, फिर जब मैं क्लिक करूँगा उसके साथ सिलेक्शन ले लेगा, और यही सेम फीचर हर एक पे सिलेक्शन टूल पे अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, मैं अगर ये लेता हूँ और मैं ये एक सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक और सिलेक्शन ड्रॉ करनी है, शिफ्ट दबा के सिलेक्शन ड्रॉ करूँगा, और अगर मैं चाहता हूँ ये दो सिलेक्शन आपस में थोड़ी सी मर्ज हो जाए, शिफ्ट दबाऊँगा और फिर एक सिलेक्शन ड्रॉ करूँगा, ये आपस में एक मर्ज हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन माइनस हो तो मैं ऑल्ट दबाऊँगा, अगेन माइनस का आ गया, उसके बाद मैं माइनस कर सकता हूँ इस तरह से। सो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। अगर पॉलीगॉन लासो टूल लेता हूँ उसमें मैंने इसके अलावा सिलेक्शन ऐड करनी, शिफ्ट दबाऊंगा, सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। इसको क्लोज करना ज़रूरी है, पेन टूल की तरह काम करता है। अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ इस तरह से मैं माइनस भी कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफिकली इस तरह भी माइनस कर सकता हूँ जिस तरह करना चाहूँ। सो ये माइनस और प्लस का फीचर हर किसी में सेम है। ये सारे सिलेक्शन टूल थे जिनकी वजह से आप सिलेक्शन लेके काम कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया पे इमेज की। जैसे अगर मैंने कोई इमेज की इस वाले एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से वाइट कलर को थोड़ा सा डिफरेंस करना है, जैसे ये काम अभी आप छोड़ देंगे कैसे हो रहा है, बस ये आप देखें। जैसे मैं चाहता था वाइट एरिया जो था उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, वाइट हो जाए फुल, या ब्लैक हो जाए ऐसे। तो मैंने जो वाइट सिलेक्शन ली थी वो थोड़ी रफ सिलेक्शन है, उसको नीट करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए करा दी, इस तरह किया। तो इस तरह से फिर मैं सिलेक्शन के कलर्स भी डिफरेंट चेंज कर सकता हूँ। ये फोटो एडिटिंग में काफ़ी काम आता है, या इसको मैं कॉपी करना चाहूँ उस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, और भी बहुत तरीके हैं। और अगर इसको आप सेलेक्ट मास्क कर देंगे तो ये उस एरिया का मास्क ले लेगा। यानी सिलेक्शन टूल की मदद से आप अगर यहाँ से, उप्स, सॉफ्टवेयर बंद हो गया क्योंकि
आई डोंट नो, आई थिंक लैग कर गया था, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था सॉफ्टवेयर ने। इसको दोबारा रन कर लेते हैं, नो इशू। ये यहाँ पे आप हमें दिखा रहा है कि लास्ट टाइम सही तरह बंद नहीं हो सका था, डिस्प्ले ड्राइवर क्रैश हो गया था। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और हमारा वही वहीं से शुरू हो जाएगा जो इमेज हमारी थी। और इसके अलावा जो नीचे हमें टूल मिलता है वो क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल बेसिकली आपका जैसे फ़ोन में एक क्रॉप फीचर होता है वैसे ही काम करता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह ग्रिड्स दे देगा। अब मैं इन ग्रिड का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पे ये भी क्रॉस के एरिया होते हैं, यहाँ पे ये इसलिए होते हैं कि जहाँ जब आप इमेज क्रॉप करें, जैसे ये जो इंटरसेक्शन एरिया है, यहाँ पे जब भी कोई इमेज पहली दफ़ा देखेगा उसका सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ जाएगा। ये एक कह लें ज्योमेट्रिकल रूल है। तो जब भी कोई मेरी ये बिजनेस कार्ड की इमेज पहली दफ़ा देखेगा तो उसका इन इंटरसेक्शन वाले एरियाज जहाँ पे ग्रिड इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पे फोकस जाएगा। सो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ लोगों पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जाए जब कोई देखे, तो मैं सिंपली ये इस तरह एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ से थोड़ा सा अप कर देते हैं, जो बैकग्राउंड पे है उसको क्रॉप कर देते हैं, इमेज को हम क्रॉप करने को रहने देते हैं। सो इस तरह ये नाम पे जो बिजनेस का नाम होगा उस पर फोकस जाएगा। सो इस तरह करके आप क्रॉप कर सकते हैं। ऊपर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। रेशियो को आप रहने दें, कस्टम रखें, या ताकि आप जिस तरह करना चाहें कर सकते हैं। या अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो चाहिए, जैसे अगर आप किसी को किसी वीडियो की रेशियो चाहिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं 16:9, या कोई स्क्वायर रेशियो चाहिए या ओरिजिनल रेशियो जो कि होती है वो आपको चाहिए, आप उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको मिल जाता है ऑप्शन ग्रिड्स का। ग्रिड आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड है। इसके अलावा ये ग्रिड भी है। ये ग्रिड एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती है, लेकिन मैं उसको अभी आपको डिटेल में नहीं बताना चाह रहा। लेकिन ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्शन एरियाज हैं तो यहाँ सब पे फोकस जाएगा। जो बड़ी ग्रिड होती है उस पर हमेशा फोकस जाता है, ये छोटी वाली पे फिर फोकस कम होता जाता है। यहाँ पे जो डायगनल है उसमें आप डायगनल वे में चेक कर सकते हैं फोकस जो है। उसके अलावा आपके पास ट्रायंगल भी है, यहाँ पे भी इस तरह आप देख सकते हैं। आपके पास गोल्डन रेशियो है जो कि पहले सेलेक्ट थी। गोल्डन स्पाइरल है, इसका मुझे पर्सनली खुद नहीं पता फीचर, लेकिन फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करके रखते हैं। सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। डिलीट क्रॉप पिक्सल है, यानी कि जब आप क्रॉप कर लेंगे तो आपके जो रिमेनिंग इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देनी है या सेव रखनी है, तो वो आपकी एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और इसको टिक कर देते हैं तो आपके इमेज तो क्रॉप हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज थोड़ी बहुत वापस आ जाए, जैसे यहाँ से ज़्यादा क्रॉप हो गया था, मैं इसको टिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गलती से मेरे से ज़्यादा क्रॉप हो गया अपर साइड से, तो मैं वापस लाना चाहता हूँ। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा क्रॉप टूल लेके और इसको मैं वापस ला सकता हूँ और टिक करूँगा। तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि वापस कम करना है, लेकिन अगर मैं डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पे कर दूंगा और इसको इस तरह छोटा किया मैंने, सो इसको मैं वापस नहीं ला सकता क्योंकि मेरे पिक्सल डिलीट हो गए हैं। हाँ, इससे ये ज़रूर होता है कि आपकी थोड़ी बहुत जो रैम होती है उस पे आपका लोड कम आता है, लेकिन ये फीचर ऑन रखें, काम काफ़ी आ जाता है। कंटेंट अवेयर है, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, क्रॉस कर देंगे तो वो क्रॉप नहीं करेगा। सो ये एक बेसिक सा था ओवरव्यू। इसके साथ आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल मिलता है। ये एक्चुअली आपका जैसे आप क्रॉप करना चाहें वैसे आप क्रॉप कर सकते हैं, यानी इस तरह से भी क्रॉप करना है। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने उस तरीके से क्रॉप कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ और टिक करता हूँ, सॉरी ये इसकी डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा गलत हो गई। इसको टिक करते हैं और ये मुझे उस तरह क्रॉप कर देगा। ये आपको फ़िलहाल पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो गया। मैं इसको इस तरह करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वो उसकी डायमेंशन भी थोड़ी सी चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। सो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का फीचर है। इसके अलावा आपको इसमें और भी दो टूल मिलते हैं जो कि स्लाइस टूल है और स्लाइस सिलेक्शन टूल है। फिलहाल इसका आप यू छोड़ दें, इसको अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास आई ड्रॉपर टूल है, यानी कोई भी कलर सेलेक्ट करने के लिए, और जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो फोरग्राउंड में जाएगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है मैंने, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो ऑरेंज कलर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, वाइट कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रे या ये वुड का कलर मैं अगर किसी चीज़ में लेना चाहता हूँ तो वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा आपके पास जो अगला टूल है वो फ़िलहाल इसको आप छोड़ दें, आपके पास ब्रश टूल है सिंपल। जो ब्रश टूल होता है वो है इससे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं रैंडम, या कोई चीज़ फिल करनी हो तो कर सकते हैं सिलेक्शन लेके, और इसको राइट पे क्लिक करेंगे आपके पास साइज़ आ जाएगा। साइज़ आप इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास हार्डनेस है, हार्डनेस बढ़ा देंगे तो ब्रश जो है वो इस तरह उसकी मतलब जो एजेस है वो हार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हार्डनेस कम कर देंगे, जैसे मैं इसको 19% पे रखता हूँ, तो यहाँ से फिर इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास नीचे डिफरेंट ब्रशेज़ ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं। आपके पास एक ग्रास वाला ब्रश भी है, आपके पास डिफरेंट तरह के ब्रशेज़ हैं जो कि आपके डिफरेंट काम में होते हैं। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट नाम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या लोड ब्रश इस पे क्लिक करके आप ब्रश लोड भी कर सकते हैं कोई अपनी मर्ज़ी का। और फ़िलहाल यही है, ये डायरेक्शन है। और ब्रश की थिकनेस और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कस्टम ब्रश अगर डिज़ाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लैक कलर लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये, और मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो ब्रश मतलब जो है पतला ब्रश हो और इसकी डायरेक्शन जो हो इस तरह हो। सो आप देख सकते हैं इस तरह डायरेक्शन चेंज करके मैं सिंपली इसको इस तरह कर सकता हूँ। जिस तरह करना चाहूँ डायरेक्शन को उस तरह कर सकता हूँ, और इसको मैं डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं अगर मेरे पास वेबकैम टैबलेट है या ग्राफिक टैबलेट जो इसको बोलते हैं, वेबकैम टैबलेट भी बोलते हैं उसको, वेबकैम नहीं सॉरी, उसका मुझे एक्चुअल नाम नहीं है याद आ रहा है इस वक्त, लेकिन ग्राफिक टैबलेट जो होता है उस के पास जो अगर मेरे पास जो होता है पेन, उससे मैं कैलीग्राफी कर सकता हूँ इस तरह, और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। मैं डिफरेंट डिज़ाइन बना सकता हूँ कोई भी रैंडम। इस वक्त मुझे पता है मैं कुछ भी रैंडम बना रहा हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपको इसका पर्पस समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह और आपके पास रेस टूल है और जो बाकी टूल हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसी को तक रहें। इरेज टूल से आप सिंपली इरेज कर देंगे। अब आप लेयर्स का एक और ये मज़े का फ़ायदा देखें कि लेयर जो थी अब वो लेयर सारी डिलीट कर रहा है। मैं अगर चाहता कि मेरा ये जो ब्रश मैंने डिज़ाइन किया था वो खाली इरेज होता नीचे से, वो बिजनेस कार्ड इरेज ना होता, तो इसके लिए मुझे नई लेयर लेनी पड़ती, लेकिन मैंने एक ही लेयर पे सब कुछ किया तो वो सब कुछ एक ही बार हो रहा है। यानी कि जो एक बार हो गया उसके बाद आप उसको अंडू करके चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर इसी तरह की आपके पास मसले आएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेयर्स लेके काम करें। इस वक्त मैंने लेयर्स इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा हूँ। और फिलहाल आपके पास सही थे, और आपके पास टेक्स्ट मिल जाता है, इससे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऊपर आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ जैसे एरियल फ़ॉन्ट, यहाँ पे आप रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से उसकी शार्पनेस, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसको कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पैराग्राफ का। यहाँ पे आप के पास कुछ डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और उसके अलावा आपके पास हैंड टूल है। हैंड टूल जो है वो इमेज को मूव करने के लिए यूज़ होता है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये इस वक्त इमेज को आगे पीछे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इमेज जो है इस वक्त इस पोजीशन पे है कि हमें पूरी इमेज नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। आप यहाँ से जूम इन जाकर टूल लें, उस पर को क्लिक करें तो ये जूम इन करेगा, या फिर आप सिंपली कोई भी टूल या जूम टूल या कोई भी टूल आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल जूम टूल है, मैं इसको स्क्रॉल ऑल्ट दूंगा, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन से मैं जूम इन और आउट कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास वी टूल है मैं उससे भी ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम इन आउट कर सकता हूँ। अब जब मेरे पास जूम इन है और मुझे ऊपर वाला एरिया नज़र नहीं आ रहा तो मैं हैंड टूल लूँगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके हैंड टूल ले सकता हूँ, या स्पेस बार दबा के रखूँगा तो हैंड टूल आ जाएगा। दबा के रखना है, अगर छोड़ देंगे तो आप जो टूल यूज़ करेंगे होंगे वो उस पर वापस शिफ्ट हो जाएगा। स्पेस बार दबा के रखना है, फिर जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। सो ये हैंड टूल का भी आपके पास एक ओवरव्यू आ गया। सो आज